Hello everyone, welcome to Riya's Commerce Hub. This is Riya Vadwa, your commerce educator. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. Students, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये एक सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल नहीं है, बल्कि ये तो टीम वर्क का भी बिजनेस मॉडल है. इस वीडियो के एंड तक आप समझेंगे कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं. आइए कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, सोचो एक गांव है, उस गांव में 20 छोटे फार्मर्स हैं. हर फार्मर के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बीज जो वो ले रहे हैं, सीड्स, वो एक्सपेंसिव है, फर्टिलाइज़र महंगा है. जब फसल बेचने जाते हैं तो मिडलमैन उन्हें कम प्राइस देते हैं. अब अगर हर फार्मर देखो अकेले स्ट्रगल करे, इन सारी प्रॉब्लम्स के खिलाफ अगर लड़े, बोले, तो क्या कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? क्या प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. हर फार्मर अगर अकेला अकेला आगे आएगा और अपनी दिक्कतें बताएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी. तो ऐसा ही क्या हुआ, एक दिन सभी फार्मर्स ने सोचा, व्हाई नॉट वर्क टुगेदर, क्यों ना हम सब मिलकर आगे आएं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तो क्या है, एक है, कॉमन है. हम सब एक ही दिक्कत जो है वो उसको फेस कर रहे हैं कि हम सबको जो सीड्स हैं वो महंगे मिल रहे हैं, फर्टिलाइज़र महंगा मिल रहा है, और जब क्रॉप्स बेचने जाते हैं मार्केट में तो जो मिडल मैन है वो हमें लोअर प्राइसेस देता है. अभी सबकी प्रॉब्लम तो क्या है, कॉमन है. तो अलग अलग आगे क्यों आए, अलग अलग क्यों स्ट्रगल करें, क्यों ना हम मिलकर एक साथ आगे आएँ, राइट. तो सबने थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया और मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वहाँ पर काम करना शुरू किया. उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ पर सस्ते सीड्स मिलने शुरू हो गए, फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो रिजनेबल रेट्स पे मिलने शुरू हो गए, और उनकी क्रॉप्स के भी उनको फेयर प्राइसेस मिलने शुरू हो गए, जहाँ पर सबको फ़ायदा हुआ. सिर्फ एक को नहीं, सबको फ़ायदा हुआ. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने फॉर्म किया, स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है स्टूडेंट्स? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की मतलब यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से आगे आते हैं. ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से एक साथ आगे आते हैं, मिलते हैं, राइट. एक ग्रुप बनाते हैं और कोशिश करते हैं एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. जब उनकी प्रॉब्लम एक होती है, जब उनका एंड गोल एक होता है, उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए या उस एंड गोल को अचीव करने के लिए जब वो एक साथ आगे आते हैं और मिलकर एफर्ट्स करते हैं, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. देखिए, यहाँ पर भी यही लिखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टूडेंट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर लोग जिनकी सिमिलर नीड्स हैं वो आगे आते हैं वॉलंटरली वो आगे आते हैं, मिलकर के वो क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उसमें रिसोर्सेज लगाते हैं, काम करते हैं, राइट. उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं. किस लिए? बेसिकली अगर हम देखें, जो भी वो प्रॉब्लम, जो भी कॉमन प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या अपने एंड गोल जो भी है उसको अचीव करने के लिए. वो क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है. इससे प्रीवियस स्लाइड में भी हमने स्टूडेंट्स देखा कि आखिरकार कैसे फार्मर्स एक साथ आए. फार्मर्स की सबकी दिक्कतें क्या थी, कॉमन थी, राइट. इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम अलग अलग आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों ना हम एक साथ मिलकर के आगे आएँ, राइट. और मिलकर हम क्या करें, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहाँ पर हम मिलकर
क्या करें, सबको एक क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करवाएं, फेयर एंड रीजनेबल प्राइसेस पे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाएं और उन्हें फेयर प्राइसेस दें। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी कॉमन प्रॉब्लम थी, उस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मिलकर आगे आए, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने रिसोर्सेज लगाए, मिलकर काम किया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ आया कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको दी गई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रन किया जाता है किसके द्वारा स्टूडेंट्स, मेंबर्स के द्वारा, फॉर द मेंबर्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर। मतलब जब लोगों के सामने कोई एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो मिलकर आगे आते हैं अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। वो मिलकर वहाँ पर क्या करते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं, मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं और जो भी उनके मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के द्वारा ही चलाई जाती है, मेंबर्स के लिए चलाई जाती है, मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए जो है वो चलाई जाती है, राइट, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स चलाई जाती है। समझ आया कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। तो सिंपल सी बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, राइट, जहाँ पर लोग मिलकर आगे आते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, मिलकर काम करते हैं, किस लिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आई होप सो आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया हो। स्टूडेंट्स, अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, वो सिर्फ इमेजिनरी एग्जाम्पल नहीं है, हमारे आसपास भी बहुत ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पाई जाती हैं, जैसे मिल्क सोसाइटी है अमूल की, कोऑपरेटिव बैंक्स पाए जाते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पाई जाती हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पाई जाती हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पाई जाती हैं, है ना। तो ये आसपास, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ लोग मिलकर के आगे आते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर काम करते हैं अपने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्लियर हुआ कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। अब हमने एक सिंपल स्टोरी के जरिए मतलब तो समझा कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, बट बात आती है कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आखिरकार दिखती कैसे है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वॉलंटरी मेंबरशिप। क्या है सबसे पहला पॉइंट, अगर हम देखें वॉलंटरी मेंबरशिप, देखो इसे समझने की कोशिश करो। देखो कहता कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मेरी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रही है, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वही इसमें, वही मेंबर्स भी वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी मेंबर कोई भी पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से इसे कब मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर चाहे तो सोसाइटी को लीव भी कर सकते हैं। सिंपली समझाऊं तो ज्वाइन बाय चॉइस एंड लीव बाय चॉइस है, मतलब अपनी इच्छा से कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी। फिर अब हमारे पास बात आती है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का क्या मतलब है? ओपन मेंबरशिप का मतलब है स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप ओपन है, यहाँ पर किसी भी तरीके का रिलीजन, कास्ट, जेंडर या स्टेटस के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। क्लियर हुआ? सबसे पहला हमने पढ़ा वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी जा सकता है, राइट। ज्वाइन बाय चॉइस, लीव बाय चॉइस। ओपन मेंबरशिप, मेंबरशिप ओपन है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर या स्टेटस, नो। ओके, तीसरा हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। देखो जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज में वोट्स शेयर्स के बेसिस पे होते हैं कि जितने जिसके पास शेयर्स होंगे उतने उसको क्या मिलेंगे, वोट्स मिलेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट। एक व्यक्ति अगर है तो उसका एक ही वोट है। ये नहीं देखा जाता कि उसने कितना पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया हुआ है।
चाहे किसी ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, चाहे किसी ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, सबका वोट इक्वल होता है। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो उसके बेसिस पे आपको वोटिंग जो है वो मिलेगी, नहीं। यहाँ पर 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता आप कितना पैसा लगा रहे हो, चाहे 100 लगा रहे हो, चाहे 10,000 लगा रहे हो, डजेंट मैटर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको वोट क्या होता है, इक्वल होता है। देन 4th पॉइंट हमारे पास आता है स्टूडेंट, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या कहता है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, कंपनी का या कोई भी है, पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनका मेन एम होता है स्टूडेंट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन एम जो होता है वो होता है सर्विस टू द मेंबर्स, मेंबर्स को सर्विसेज देना। अब ऐसा नहीं होता कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, प्रॉफिट के लिए काम करती है नो डाउट, लेकिन प्रॉफिट इसका एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, राइट। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी मोटिव है वो सर्विस मोटिव है कि अपने मेंबर्स को सर्व करना, मेंबर्स की हेल्प करना, मेंबर के वेलफेयर के लिए मेनली अगर हम देखें तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। देन हमारे पास बात आती है क्या, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब 5th पॉइंट क्या कहता है, देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, सोसाइटी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं। सोसाइटी अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, किसी को स्यू भी कर सकती है और स्यूड भी हो सकती है। इसकी अपने मेंबर से एक अलग पहचान होती है। क्लियर हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी और मेंबर यहाँ अलग अलग होते हैं। सोसाइटी अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, कोई इस पर भी केस कर सकता है। नाउ देन उसके बाद अब हमारे पास बात आती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहता है, अब इसको देखो यहाँ से समझो। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। मतलब कि मेंबर का पर्सनल, जो मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो रिस्क में नहीं होती। अगर कोई नुकसान हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तो ऐसा नहीं है कि मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाएगा टू रिकवर द डेट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं। इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके कंट्रीब्यूशन तक। उन्होंने जितना पैसा लगाया बस वहाँ तक ही उनकी लाइबिलिटी होती है। उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जाता टू पे ऑफ द बेड, टू पे द बेड डेट्स या टू पे द डेट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर हुआ। देन 7th पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या कहते हैं कि अगर कोई मेंबर लीव करे या डेथ हो जाए, कुछ भी हो, मतलब राइट, ये सोसाइटी बंद नहीं होती, सोसाइटी कंटिन्यू रहती है। सोसाइटी तो चलती ही रहती है, अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम करती ही रहती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया कि आखिरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो वॉलंटरी मेंबरशिप है। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या है कि ज्वाइन बाय चॉइस, लीव बाय चॉइस। कभी भी कोई भी मेंबर आ सकते हैं, कभी भी कोई भी छोड़ के जा सकता है। ओपन मेंबरशिप है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट या स्टेटस के बेस पे। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कितना पैसा लगाया है, नहीं, यहाँ पर 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट है, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। सर्विस मोटिव, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस मोटिव के लिए काम करती है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, राइट, और ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी मेंबर के लीव या डेथ से ये सोसाइटी बंद हो जाती है, जी नहीं, ये सोसाइटी चलती रहती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फीचर क्या हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या है, राइट। फिर हमने ये पढ़ा कि आखिरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हमारे आसपास भी देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा हमने इसके फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करे, राइट। सो अब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, देखिए अब तक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग और फीचर समझा, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सिर्फ अच्छी ही अच्छी है या बुरी ही बुरी है, क्या है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, मीन्स
वाई पीपल शुड चूज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आखिरकार क्यों हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बनानी चाहिए, क्यों इसे एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इजी फॉर्मेशन। देखो इजी फॉर्मेशन क्या कहता है, अगर हम देखें सबसे पहला एडवांटेज है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले अगर हम कहें तो काफ़ी ईजी है ना, क्योंकि देखो सोचो 10-20 लोग हैं, उनकी एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो सभी एक साथ आए, सभी ने रिसोर्सेज जो हैं वो लगाए, सभी ने मिलकर के काम किया, एक सोसाइटी बनाई, राइट। तो क्या हुआ, सोसाइटी बहुत ही ईजिली बन जाती है, यहाँ पर ईजिली सोसाइटी बन जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें ईजिली वो काम भी शुरू हो जाता है, ईजी फॉर्मेशन है तो ईजी स्टार्ट भी है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर सोसाइटी बनानी ईजी है। दूसरा सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है स्टूडेंट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये तो हमने अभी डिस्कस करा, बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया है ना, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में रूल है 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट। चाहे किसी मेंबर ने 1000 लगाया, चाहे किसी ने 10,000 लगाया है, सबको वोटिंग पावर क्या मिलेगी, इक्वल। यानी पैसा ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि डिसीजन मेकिंग पावर भी आपको ज़्यादा मिलेगी, नहीं। 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस पे चलती है, डेमोक्रेसी पे चलती है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है वो होती है। तीसरा नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहते हैं, देखो सपोज सोसाइटी को लॉस हो गया, क्या मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सोसाइटी यूज करेगी अपने बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए, जी नहीं। मेंबर्स की लाइबिलिटी तो यहाँ पर लिमिटेड रहती है, उनके कंट्रीब्यूशन तक, उनके शेयर तक, उन्होंने आखिरकार कितना पैसा लगाया, बस वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। इसलिए मेंबर्स को इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात कहूँ तो जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है। देन उसके बाद अब हमारे पास बात आती है स्टेबल लाइफ, या आप इसको कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी। अब ये क्या कहते हैं, देखिए अब मान लो सोसाइटी का एक मेंबर सोसाइटी को छोड़कर चला गया या किसी की डेथ हो गई, क्या सोसाइटी क्लोज हो जाएगी, जी नहीं। यहाँ सोसाइटी क्लोज बिल्कुल भी नहीं होती। मेंबर्स के चेंज होने के बाद भी, मेंबर्स की डेथ के बाद भी या उसके लीव के बाद भी सोसाइटी कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेबल है, इसकी कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस है, जो इसका सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देन उसके बाद अब हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट, हमारे पास आता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या कहते हैं, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, सब्सिडीज़ देती है, ट्रेनिंग देती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है, अदर सपोर्ट स्कीम्स भी देती है, राइट। स्पेशली फार्मर्स, कंज्यूमर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स अगर हम देखें, इसीलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑप्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। देन हमारे पास आता है सर्विस मोटिव। अब ये क्या कहते हैं, अगर हम देखें, हमने ये भी पहले बार डिस्कस करी कि कंपनी है या पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, सबका प्राइमरी फोकस स्टूडेंट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उसका जो प्राइमरी मोटिव है वो अपने मेंबर्स की हेल्प करना है। मेंबर वेलफेयर एंड सर्विसेज का प्राइमरी मोटिव होता है, यानी मेंबर्स मिलकर एक दूसरे की इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बट प्रॉफिट एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है उनका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस, कि मेंबर्स की हेल्प करें हम कैसे ना कैसे मिल करके, राइट। देन उसके बाद अब हमारे पास आता है प्रमोट्स कोऑपरेशन। बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, तो एक कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक कोऑपरेशन जो है वो बिल्ड होता है मेंबर्स के बीच में। देन हमारे पास आता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सबको क्या होता है, फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं होता कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है तो किसी एक को, दो को फ़ायदा होगा, नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर हम देखें तो सबको क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ मेरिट्स थे, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स पिक्चर का दूसरा साइड भी है। अगर किसी चीज़ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो किसी चीज़ के चैलेंजेस भी हैं, कुछ उसके सामने चैलेंजेस भी आते हैं। सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं, इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। चलिए उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्या क्या चैलेंजेस हैं,
है ना। तो सबसे पहला हमारे पास आता है क्या, दैट इज सबसे पहले हमारे पास आता है लैक ऑफ कैपिटल। देखिए लैक ऑफ कैपिटल क्या कहता है, पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ कैपिटल, जिसे आप लिमिटेड कैपिटल भी कह सकते हैं। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जनरली पैसा कहाँ से आता है, मेंबर्स जो पैसा लगाते हैं वही उसका क्या होता है, सोर्स होता है फंडिंग का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देखो अगर मेंबर्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राइट, या होंगे, तो सोसाइटी के पास भी कैपिटल क्या होगी, लिमिटेड होएगी। इस वजह से क्या होता है, अगर हम देखें लिमिटेड कैपिटल के कारण जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो अपने आप को इतना लार्ज स्केल पर एक्सपैंड नहीं कर पाती, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास पैसे का सिर्फ और सिर्फ फंडिंग का एक ही सोर्स होता है, वो होते हैं इनके मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन। अब मेंबर्स भी कितना पैसा लगा लेंगे, है ना, जिसके कारण ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना ग्रो, इतना एक्सपैंड नहीं कर पाती। दूसरा हमारे पास बात आती है क्या, अगर मैं बात करूं लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कितना पैसा लग जाएगा अगर हम देखें तो कोई इतना तो वो है ही नहीं, इतने तो रिसोर्सेज होते ही नहीं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम देखें तो कहता है कि चैलेंज आता है सामने, राइट, ये बिजनेस इतना आगे ग्रो नहीं कर पाता, इतना एक्सपैंड नहीं कर पाता। लैक ऑफ बिजनेस स्किल। स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं वो मिलकर आगे आते हैं कि चलो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इनके पास कोई बिजनेस स्किल नहीं होती कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये अगर हम देखें तो स्किल्स में, कौशलता में वो कहीं ना कहीं ये पिछड़े हुए होते हैं, इनमें इतनी स्किल्स नहीं होती। लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। ये तो आपस में मिलते हैं कि चलो हम एक साथ आएंगे तो कोशिश करेंगे कि शायद हम एक दूसरे की दिक्कतों को मतलब क्या कहते हैं दूर कर पाएँ, जो हमारी कॉमन दिक्कतें हैं उसको दूर कर पाएँ। लेकिन क्या इनके पास बिजनेस स्किल्स होती हैं, बिजनेस को करने की जो स्किल्स हैं वो होती हैं, नहीं होती हैं। देन हमारे पास बात आती है क्या, दैट इज़ अगर हम देखें फिर हमारे पास आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। देखो यहाँ पर ना इतने सारे लोग होते हैं तो कई बार क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, है ना। तो कई बार, बहुत बार हमें एक दूसरे से कंसल्ट भी करना पड़ता है डिसीजंस लेने वक्त, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि अननेसेसरीली डिले होता है, क्योंकि कई बार कन्फ्लिक्ट हो गया मेंबर्स के बीच में, या कई बार कंसल्टेशन करनी पड़ती है। तो बहुत बार जब हमें इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हम इमीडिएट एक्शंस यहाँ पर नहीं ले पाते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो उनसे कंसल्ट तो करना पड़ता है, सबके इंटरेस्ट को ध्यान में देख करके फैसले लेने पड़ते हैं, तो बहुत बार अननेसेसरली डिले भी हो जाते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास आता है पॉलिटिक्स एंड इंटरफेरेंस। यस, यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड इंटरफेरेंस तो है, बिल्कुल यहाँ पर पॉलिटिक्स तो अगर मैं कहूँ तो मतलब रहती है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे पर्सन हैं, अब हर कोई जो है अगर हम देखें उसका हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो इंटरफेरेंस रहती है। एक पॉलिटिक्स भी, एक अगर हम देखें एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है लैक ऑफ कोऑपरेशन। बिल्कुल लैक ऑफ कोऑपरेशन है। अब इमेजिन करो 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स के ओपिनियन अलग अलग हैं, किसी को एक्सपेंशन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड ही नहीं पसंद आ रहा, है ना, किसी को क्या कहते हैं काम इस तरीके से नहीं करना, किसी को काम का अप्रोच पसंद नहीं आ रहा। तो ऐसे डिफरेंसेस के कारण अगर हम देखें तो ये लोगों के बीच में अगर हम देखें इनका माइंडसेट एक नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आते हैं, कोऑपरेशन की कमी बिल्कुल पाई जाती है। इसी कोऑपरेशन के कारण क्या होता है, डिले होती है डिसीजन मेकिंग में जब कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, राइट। फिर हमारे पास आता है नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सबको फायदा, मतलब क्या कहते हैं फ़ायदा होगा ही होगा इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, फ़ायदा होगा ही होगा, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्या, दैट इज़ अगर हम देखें लैक ऑफ मोटिवेशन। एक और लिमिटेशन है लैक ऑफ मोटिवेशन। देखो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस होता है, प्रॉफिट इंसेंटिव कंपैरेटिवली लो हो सकता है यहाँ पर। और जब फाइनेंशियल इंसेंटिव कम होता है ना, जब पता है कि पैसा इतना बनना नहीं है यहाँ पर, तो मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ इतने मोटिवेटेड नहीं होते, वो इतने एफर्ट्स नहीं डालते काम करने के लिए। क्लियर है। हाँ, इसमें एक बात और आती है, लैक ऑफ सिक्रेसी भी है। बिजनेस में कुछ इन्फॉर्मेशन देखो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे फैसले डेमोक्रेटिकली लेने पड़ते हैं, राइट। 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट है, वोटिंग पावर से डिसीजन लेने पड़ते हैं, डेमोक्रेटिकली लेने पड़ते हैं।
जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी क्या होती है, सबके बीच में शेयर हो जाती है। इसलिए जो बिजनेस की जो सिक्रेसी है वो भी मेंटेन करनी मुश्किल है। ये भी एक पॉइंट है, लैक ऑफ सिक्रेसी। क्लियर हुआ कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं? क्लियर है कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इसके डीमेरिट्स आते हैं कि यहाँ पर पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, बिजनेस स्किल की कमी है, इनको मैनेजमेंट नहीं करनी आती, राइट। अगर हम देखें भी 500 मेंबर्स हैं मान लो, राइट, अब इनको कोई मैनेजमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग इनको नहीं करनी आती, ये कोई प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं रह चुके होते, राइट। डिले आती है डिसीजन मेकिंग में, क्यों आती है? क्योंकि एक तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए, कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, बिल्कुल पॉलिटिक्स और इंटरफेरेंस तो रहती है, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, राइट। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि यहाँ पर देखो प्रॉफिट तो मतलब तो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो है नहीं कि प्रॉफिट होगा ही होगा, यहाँ पर नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, और मोटिवेशन की भी कमी होती है। क्लियर हुआ? ये कुछ क्या है हमारे पास, डीमेरिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज के जो हमारे टॉपिक जो था, अगर मैं बात करूं उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, उसका एक फटाफट क्विक रिव्यू लेते हैं। हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उसको हमने एक सिंपल, एक अच्छी सी स्टोरी के साथ समझने की कोशिश की फार्मर्स की, राइट, जहाँ पर वो कुछ प्रॉब्लम्स जो थे वो फेस कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने इकट्ठे टैकल करने के लिए एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जहाँ पर उन्होंने एक साथ पैसा लगाया, एक साथ काम किया, राइट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जहाँ पर लोग वॉलंटरली आगे आते हैं, आगे मिलकर के वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, काम करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फिर हमने कुछ फीचर्स डिस्कस करे, राइट। हमने क्या क्या फीचर्स डिस्कस करे कि यहाँ पर कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट है, राइट। सर्विस मोटिव है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कॉन्टिन्यूटी है। ऐसे हमने इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करे। देन हमने इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया, राइट। तो ये जो सारा की सारा अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा रिव्यू था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आखिरकार कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वैसे अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्टूडेंट्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, बल्कि एक ब्यूटीफुल आइडिया है कि टुगेदर वी कैन अचीव मोर, कि अगर हम सब एक साथ हो जाए ना तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है तो एक बार खुद से ज़रूर पूछना कि क्या 1 मेंबर 1 वोट का प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेमोक्रेटिकली रियल में बनाता है या नहीं बनाता, और कैसे बनाता है। और अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट इसी तरह सिंपल स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इजी ट्रिक्स के थ्रू समझना पसंद है तो रियाज कॉमर्स हब को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया या नहीं आया। आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग कॉमर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, keep learning, keep growing, and remember, understanding is always better than just memorizing. So bye students, see you in the next class.